आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर एक अलग ही हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को किस तरह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश को छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, जिस तरह से बहुत सी बार हमने अपने इंडिया के अंदर भी देखा है कि बहुत सारे लोग देश को छोड़कर भाग जाते हैं जैसे ही उनके ऊपर कोई आपदा आती है। उसी तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रातों रात बांग्लादेश को छोड़ दिया है। ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि शेख हसीना इंडिया के अंदर आ सकती हैं। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन खबरें सामने निकल के आ रही हैं। वहीं पर आखिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर क्यों भागना पड़ा दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यही पूरी बात हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। वक्त के प्रधानमंत्री को किस तरह से वहां की जनता ने लगाम लगाई है। दोस्तों, इससे बहुत सारे इंडिया के नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। रवीश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। ढाका में उनकी पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया है। ढाका की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, छी छी हसीना, शर्म करो, शर्म करो। यही नारा आंदोलन का मुख्य नारा बन गया है। शेख हसीना के भारत आने की खबरें चल रही हैं। हम भी इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। 2009 से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में है और हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थीं। आज शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर उसी सरकारी आवास से फरार होना पड़ा जिसे बांग्लादेश में गणो भवन के रूप में जाना जाता है। जनता प्रधानमंत्री के उस निवास में घुस गई जहां शेख हसीना 2009 से रह रही थी। गणो भवन पर जनता का कब्जा हो गया है। सरकारी टीवी चैनल में जनता घुस गई है। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माता और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है। पंद्रह साल से अवामी लीग सत्ता में है। उनकी सरकार पर आरोप लगता है कि हर जगह केवल मुजीब की ही मूर्ति और तस्वीरें लगी हैं। हर भाषण में मुजीब का इस्तेमाल होता है और काम ठीक उल्टा होता है। इससे जनता मुजीबुर रहमान से भी चिढ़ने लगी। खुद को शेख हसीना मुजीब का अनुयायी बताती थीं और जनता को गद्दार कहने लगी, रजाकार। इससे लोगों में गुस्सा और भड़का। बांग्लादेश का यह प्रदर्शन जेन जी का प्रदर्शन बताया जा रहा है, यानी वो पीढ़ी जो मिलेनियम से भी आगे की पीढ़ी है। बांग्लादेश को जानने वाले बता रहे हैं कि जेन जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पुलिस की गोली से अपने दोस्तों की मौत ने उन्हें बागी बना दिया। इस तरह से मुजीब, जो स्वतंत्रता के नायक थे, वे सत्ता की क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगे। शेख हसीना की नीतियों के कारण लोगों को लगा कि शेख हसीना नाम तो मुजीबुर रहमान का लेती हैं, मगर उनकी सरकार फासीवादी है, धूर दक्षिणपंथी हो चुकी है। लिहाजा शेख हसीना के प्रति उनका गुस्सा मुजीब के प्रति भी चढ़ने लगा। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं। शेख हसीना के भागने पर जश्न मनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। How are you feeling? Amazing. I feel. और बांग्लादेश में भी सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। छात्रों ने सेना की सरकार को भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तैयारी की जाएगी। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां,
सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनकी आवाज से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। आप किससे पुष्टि करेंगे, किस बात की पता नहीं। ठीक इसी तरह श्रीलंका में हुआ था, जब महंगाई से और अराजकता से त्रस्त जनता राष्ट्रपति के आलीशान महल में घुस गई थी। यकीन नहीं होता कि आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को लेकर एक देश इतना उबल जाएगा और इतनी दूर तक निकल जाएगा। इसकी आर्थिक तरक्की के आंकड़े चारों तरफ प्रदर्शित किए जा रहे थे। इस विद्रोह को किस रूप में देखा जाए, उन आंकड़ों को कैसे समझा जाए जो बांग्लादेश की तरक्की को शानदार बताया करते थे। ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया है। छात्रों का यह विजय जुलूस है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं। जश्न मनाया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। गलियों के भीतर भी लोगों का जुलूस निकल रहा है। कईयों के हाथों में बांग्लादेश का झंडा है। रविवार को असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन सत्ताधारी आवामी लीग और प्रदर्शनकारी कई जगहों पर भिड़ गए। 90 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिस वाले हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ सिराजगंज के थाने में घुस गई और 13 पुलिस वालों को मार दिया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 19 नेता मारे गए हैं। रंगपुर और सिराजगंज में अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमला हुआ। पुलिस की गोली से मरने वालों की संख्या 1000 तक बताई जाती है। छात्रों का कहना है कि कई 100 की संख्या में छात्रों को मारा गया है। एक महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालात यहां तक पहुंच गया कि शेख हसीना को वो कुर्सी छोड़ देनी पड़ी जिस पर वो 2009 से बैठी थी। तख्ता पलट का जुनून पैदा हो ही जाता है वहां ज्यादा, जहां पर कई दशक से एक ही नेता सत्ता के केंद्र में होता है और वह सारी शक्तियां अपने आसपास समेट लेता है, रखता है और जनता को अधिकार विहीन बना देता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर वह कई वर्षों से बैठकर अपने आप को जनता से ऊपर समझने लग जाता है। बांग्लादेश में अवामी लीग लगातार चुनावों में जीतती आ रही थी। प्रशासन से लेकर पड़ोसी देशों से उसके संबंध बेहतर थे। फिर अचानक क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आई और शेख हसीना के खिलाफ जन विद्रोह उमड़ पड़ा। बांग्लादेश की सड़कों पर इस तरह का जो माहौल देखा जा रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि यहां राजनीतिक आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, फिर भी शेख हसीना ने अपना नियंत्रण कभी नहीं खोया। इस बार ऐसा क्या हुआ? इसलिए शेख हसीना का इस्तीफा देना, देश छोड़कर भागना सामान्य घटना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन आकार ले रहा था, उससे लगने लगा था कि अब सरकार के लिए खुद को बचाना संभव नहीं, खासकर तब जब छात्रों पर गोलियां चल गईं। यह भी एक सबक है इस आंदोलन का कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से जनता को आप नहीं रोक सकते। उसकी आवाज, उसकी बेचैनियों को आप नहीं रोक सकते। जनता को जिस दिन आना होता है वह आ जाती है, इंटरनेट के बंद होने के बाद भी। सारी पुलिस और सारी सेना की तैनाती धरी रह जाती है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। ढाका के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तब भी जनता भीतर तक आ गई। पूरे बांग्लादेश में 3 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा था, तब भी जनता ढाका में घुस गई। प्रधानमंत्री का सरकारी निवास गणो भवन कहा जाता है। इस निवास तक लोग पहुंच ना पाए, 3-3 किलोमीटर तक के रास्तों को सुरक्षा इंतजामों से जाम कर दिया गया था। इसके बाद भी हालात बेकाबू होते चले गए। शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर गणो भवन छोड़ना पड़ा और जनता उनके सरकारी आवास में घुस गई। शुरुआत में यह आंदोलन शांत नजर आ रहा था। छात्रों का विरोध आरक्षण नीति तक ही सीमित नजर आ रहा था, लेकिन 12 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छात्रों और प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश की आजादी में मुजीबुर रहमान के साथ नहीं थे, स्वतंत्रता के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे। उनके इस बयान से
भयंकर आक्रोश फैल गया। जवाब में सरकार की ओर से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल हुआ और हिंसात्मक कार्रवाई की गई प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें करीब 100 लोगों के मरने की खबरें हैं। छात्रों का कहना है मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। अनाधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक लोग सरकार की कार्रवाई में मारे गए हैं। प्रदर्शन के बढ़ने के बाद पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी। बीते रविवार को जब बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसक हुआ, तब भी शेख हसीना छात्रों को आतंकवादी, रजाकार यानी गद्दार कहती जा रही थी। आज वे प्रधानमंत्री नहीं हैं, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि छात्रों ने नारा दिया था हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा, नई सरकार को जगह लेनी पड़ेगी और गोलीबारी की घटनाओं की जांच करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश के 2-3 सबक हैं। आप केवल आर्थिक तरक्की के नाम पर, खूबसूरत आंकड़ों के नाम पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। विपक्ष, जन आंदोलन और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर आप जनता की आवाज हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। और छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें आतंकवादी या बात बात में पाकिस्तान समर्थक, गद्दार या रजाकार कहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, जिसके अंदर साफ तौर पर रवीश कुमार सर ने A to Z बात बताई है कि किस तरह से वहां के छात्रों को रजाकार कह दिया, यानी कि उनको गद्दार कह दिया, जिसकी वजह से छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और 3 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को सुरक्षा से पूरी तरह से घेर लिया गया था। लेकिन बावजूद इसके फिर भी छात्रों ने सरकारी आवास में घुसकर वहां के आवास को पूरी तरह से लूट लिया, वहां के सारा सामान ले गए। इस तरह से इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर बकरियों को ले जाया गया, खरगोशों को ले जाया गया और भी बहुत सारे सामान थे, जैसे कि शेख हसीना की साड़ी भी उसमें बताई जा रही थी, वो भी सामान ले जाया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वहां के छात्रों को गद्दार कहा जा रहा है, वहां की जनता को गद्दार कहा जा रहा है। हमारे इंडिया का एक और वाकया मुझे याद आ रहा है। आप लोगों को याद होगा जब हमारे देश के किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी इस तरह के नामों से पुकारा गया था। बहुत सारे नेताओं ने उन्हें किसानों के लिए कहा था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से शेख हसीना ने छात्रों को रजाकार कहा, गद्दार कहा, तो छात्रों ने उनको अपनी पावर दिखा दी। अब आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से बांग्लादेश के अंदर बढ़ती महंगाई से लोग जूझ रहे थे और जो गोलियां चलाई गई थी उनके फैसला मांग रहे थे। तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख हसीना ने की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेख हसीना ने वहां के स्टूडेंटों को सीधे तौर पर रजाकार कह दिया, गद्दार कह दिया, जिसके बाद से वहां के स्टूडेंटों ने शेख हसीना के सरकारी आवास के ऊपर धावा बोल दिया और आज शेख हसीना को अपना देश बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। बाकी आप लोगों के सामने हमने पूरी रिपोर्ट रखी है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।